हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण की सीरीज़ का तीसरी सीरीज़ ये है। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 सीरीज़ के वीडियोस आपके लिए बनाए हैं और वो वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग बेहतर यही है कि उसको नोट डाउन करिए, कॉपी में लिखिए और लिख करके उसका अभ्यास करिए। एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और उसमें जैसे मैं लिखा रहा हूँ ये चीज़ें, और ये चीज़ें वैसे ही आप उसको कॉपी में नोट डाउन करिए और नोट डाउन करते हुए याद करते हुए चलिए। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही आसानी से पर्यावरण के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन पाएंगे। ठीक है, अगर आप इनको देखेंगे ना, पेपर आप उठा के देखिए तो आपको 70 to 80% क्वेश्चंस इन्हीं 3 वीडियोस में से आपको मिल जाएंगे। अभी और भी वीडियोस आएंगी लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियोस में से ही मिल जाएंगे। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपके सामने तीसरा यूनिट है, बल्कि यूनिट 2 है। चैप्टर तीसरा है वायुमंडल और इसका महत्व। चलिए देर न करते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं और इसको अध्ययन करते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एजुकेशन ट्यूटोरियल्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है आपका वायुमंडल और इसका महत्व। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे लिए वायुमंडल का कितना महत्व है। जो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है वो किसी और दूसरे ग्रह पर उपस्थित ही नहीं है, और हमारे जीवन का आधार भी यही है कि यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है। वायुमंडल के लिए जो भौतिक चीज़ें हैं उनमें आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा 78.084%, ऑक्सीजन 21%, लेकिन वो ओवरऑल एग्जैक्टली अगर देखें तो 20.95%, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य गैसें हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ओजोन परत, आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत जो है, इसमें से आपके एग्ज़ाम में, यूपीटीईटी में, सीटेट में, प्राइमरी में, जूनियर में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। इसके हर एक पॉइंट को हमने टच करने की कोशिश किया है। एक तरफ से इसको लिखते हुए चलिए। ओजोन परत, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ओजोन कहाँ पर उपस्थित होती है और ओजोन का क्या काम है। ओजोन बेसिकली ये करती है कि ओजोन, इसको समझिए एक छतरी की तरह से होता है, जैसे एक छाता होता है वैसे ही ये होता है। और जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये छान करके धरती पर नहीं आने देता। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आया है कि ओजोन परत किस चीज़ को धरती पर नहीं आने देती, तो वो है पराबैंगनी किरणें। वो एक छन्नी के तरीके से छान देती है, जैसे छन्नी होती है उसी तरीके से ये छान देती है। ठीक है, और देखिए ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ओजोन को हम O3 भी कहते हैं। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत कहाँ पर, कितनी ऊंचाई पर उपस्थित है तो वो है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत उपस्थित है। इससे रिलेटेड एक समझौता है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको याद रख कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। ठीक है, ओजोन दिवस मैंने बताया 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है 16 सितंबर। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं
जो मैंने आगे पीछे करके लिखा हुआ है उसको मैं बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको हम किस में नापते हैं? डाबसन यूनिट में। किस में नापते हैं? डाबसन यूनिट में। अभी जैसे आएगा तो मैं उसको क्लियर कराऊंगा। आइए देखते हैं आगे। अगला है कि पेड़ पौधे और जीवधारी जिसमें जीवन होता है वो सीधे पर्यावरण से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कहते हैं। उसके थ्रू जो है पेड़ पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, दोनों ही। डायरेक्ट जो है वातावरण से नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे नाइट्रोजन गैस का यूज नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि धरती पर अलग अलग आपको पता है कि मंडल्स उपस्थित हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल पहला जो मंडल है, जो सबसे धरती के पास में मंडल है, वो कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जितनी मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं, हवा चलती है, बारिश होती है और भी जो तमाम होती है, वो सब के सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्षोभ मंडल ही है। ठीक है, क्योंकि इसी में ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक, समस्त मौसम संबंधी क्रियाएं, ये देखिए, समस्त मौसम संबंधी क्रियाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। आपके लिए क्षोभ मंडल बहुत जरूरी है। आगे आ जाइए। इसके बाद कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। ये समताप मंडल, इसी मंडल में ओजोन परत उपस्थित होती है। ओजोन गैस O3 जो है वो आपकी होती है। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आया है कि हवाई जहाज जो होता है वो कहाँ पर उड़ता है? हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में उड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौसम संबंधी स्थिरता रहती है। ठीक है, तो ना वहाँ पे आंधी आएगी ना कोई इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इसीलिए समताप मंडल जो होता है उसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो लगिए मान के चलिए 20 किलोमीटर के लगभग में, है ना, 20 किलोमीटर पर ही पाई जाती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जहाज वहाँ पे उड़ते हैं। इसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अगला मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। याद कर लीजिएगा, कौन सा मंडल? मध्य मंडल। फिर आयन मंडल। आयन मंडल के बारे में एक क्वेश्चन और जान लीजिए, ये एग्जाम में आपका आया हुआ है कि रेडियो वेव्स जो होती है, रेडियो तरंगे, वो कहाँ से जाकर के वापस लौटती हैं? वो है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में रेडियो वेव्स जाती है धरती से और फिर वहाँ से वो लौट के फैल जाती है। ठीक है, इस तरीके से रेडियो वेव्स का प्रसार होता है। और फिर लास्ट में आता है बहिर्मंडल। ये पांचों मंडल में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2-3 मंडल है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया एक छतरी के तरीके से बन जाती है और धरती की गर्मी को वापस बहिर्मंडल से बाहर नहीं जाने देती है, इसीलिए धरती गर्म होती जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद मीथेन, इससे बहुत क्वेश्चंस आता है मीथेन से। मीथेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई गई हैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ, ये किसी एक किताब से नोट डाउन करके नहीं लिखा गया है। ये 4-5 किताबें इकट्ठा करके उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए तब उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। चलिए, मीथेन जो है, मीथेन के बारे में जान लीजिए। मीथेन जो है दलदली भूमि से निकलती है। आपके क्या कहते हैं, कई जगह पेपर में आया हुआ है कि धान के खेत से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, पशुओं की हड्डियों से कौन सी गैस का, जुगाली करने वाले जीव जंतुओं से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? क्या नाम है? मीथेन। मीथेन
याद कर लीजिए। कौन सी गैस है? मीथेन। ठीक है, धान के खेत से, कीचड़ से, ठीक है, ये सारी गैसों का उत्सर्जन होता है। आगे आइए, CFC जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। ओजोन परत के क्षय में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और ये CFC गैस जो है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जा रहा है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी AC से, फ्रिज से, इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से जो है वो इस गैस का रिसाव होता है। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक गैस होती है वातावरण के लिहाज से। आगे आइए, देखिए पराबैंगनी किरणों के कारण, एक ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो पराबैंगनी किरणें सूरज से छन के धरती पर आती हैं, अगर वो आ जाएं तो उसकी वजह से क्या होगा, मनुष्य पर किस तरह का असर होगा? तो इसका उत्तर है कि मनुष्य जो है उसकी त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? त्वचा का कैंसर। आप इस ऑप्शन को करेक्ट लगाइएगा। ठीक है, कि पराबैंगनी किरणों की वजह से कौन सी बीमारी होती है? स्किन का कैंसर होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। ओजोन परत पर सर्वाधिक छेद, सबसे बड़ा जो छेद है वो कहाँ पर है? वो है अंटार्कटिका पे। याद कर लीजिएगा, कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर। ठीक है, कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर। इससे सर्वाधिक प्रभावित देश के बारे में अगर हम बात करें तो इससे सर्वाधिक प्रभावित देश कनाडा और नॉर्वे इत्यादि, सबसे ज़्यादा वहाँ पर एसिड रेन वगैरह होती है, और जो है ये आपका ओजोन परत जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे आ जाओ। इन सीटू, देखो इन सीटू क्या है? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। इन सीटू का मतलब होता है जब स्थल मंडल पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास पर किया जाए। कहाँ पर किया जाए? उनके प्राकृतिक आवास पर किया जाए तो हम उसको इन सीटू कहते हैं। और यही चीज जो है, अगर उनके प्राकृतिक आवास पे नहीं किया जाता, कृत्रिम आवास में किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्स सीटू। इन सीटू प्राकृतिक आवास, एक्स सीटू अप्राकृतिक या मानव निर्मित आवास कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। जल के बारे में मैं बात कर रहा था। शुद्ध जल का जो pH होता है, शुद्ध जल पता है आपको कि शुद्ध जल जो है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। ना उसमें किसी तरह का रंग होगा, ना उसमें किसी तरह की स्मेल आएगी। उसका जो pH होता है वो कितना होता है? 7। याद कर लीजिएगा, कितना होता है? 7 pH होता है। जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का या किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है क्लोरीन का। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए आप लोग। जल को शुद्ध बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रोग, अब इससे होने वाले रोगों को भी देख लीजिए, कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे एक बीमारी, इसका नाम है मिनी माटा। ये किसकी वजह से होता है? जल में जब पारे की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी वजह से आपका मिनी माटा रोग हो जाता है। इटाई किसकी अधिकता की वजह से होता है? कैडमियम। जल में कैडमियम की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसकी वजह से इटाई नामक बीमारी हो जाती है। याद कर लीजिए इसको। ब्लू बेबी सिंड्रोम की वजह किसकी वजह से? जल में नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है। ठीक है, नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। और एक लास्ट है ब्लैक फुट, किसकी वजह से? आर्सेनिक की वजह से। आर्सेनिक की जब अधिकता हो जाती है
तो उसकी वजह से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। यहीं पर देख लीजिए, पहले भी मैंने बताया है, ये मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को, ताकि ये आपके दिमाग में याद हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, याद हो गया होगा आपको, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक, आगे आइए। पेयजल में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसका कोलकाता जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जल में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। ठीक है, और बताया गया आर्सेनिक की मात्रा की वजह से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। अम्लीय वर्षा के लिए, अम्लीय वर्षा, अम्ल मतलब वर्षा में अम्ल का आना, जिसकी वजह से पूरी खेती बर्बाद हो जाती है। ठीक है, और मैंने भी बताया कुछ देर पहले आपको कि अम्लीय वर्षा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो कनाडा है, कनाडा राज्य। ठीक है, कनाडा देश जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्वे भी है। इसके लिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा है? यूपीटीईटी में कई बार पूछा गया है। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं और ये बादलों में अम्ल का निर्माण कर देते हैं, और जब बारिश होती है तो उसकी वजह से खेत खलिहान और सारी चीज़ों को ये बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। ओजोन परत की मोटाई मैंने भी आपको बताया किस में नापा जाता है, डाप्सन यूनिट में। डाप्सन यूनिट याद कर लीजिएगा। ओजोन परत की मोटाई को किस में नापते हैं, डाप्सन यूनिट में नापा जाता है। आइए देखते हैं आगे। जल प्रदूषण को दूर करने में जो सहायक वनस्पतियां हैं, मतलब कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो कि अगर जल प्रदूषण है तो उसको कम करेंगी। वो कौन सी हैं? जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा पानी में उगता है। ठीक है, जलीय पौधा है। जैसे हाइड्रिला है और एजोला, ये सब जो हैं आपके ऐसे पौधे हैं जो कि जल में होने वाले प्रदूषण की मात्रा को कम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। चलिए आइए आगे आ जाइए। देखिए आगे है आपका टिहरी बांध। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टिहरी बांध कहाँ पर है। टिहरी बांध है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और टिहरी बांध भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों के तटों पर बना हुआ है बांध है। लेकिन ये बांध क्योंकि हिमालय एक ऐसे क्षेत्र में आता है जहाँ पर भूकंपीय क्रियाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये बांध जो है वो आपका पर्यावरण रोधी माना जाता है। इस बांध को ये माना जाता है कि ये पर्यावरण का रोधी है, मतलब अच्छा नहीं है पर्यावरण के हिसाब से। कभी भी भूकंप आएगा और वो टूट सकता है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कौन सा राज्य है बताइए? जो राज्य हर चीज़ में आगे है, केरल राज्य। ठीक है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा वही आगे। समुद्री शैवाल में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। समुद्री शैवाल जो है उसमें किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? समुद्री शैवाल में सर्वाधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। खाने वाला नमक जिसको कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये भी देखिए क्विनाइन जिसको कहा जाता है। ठीक है, सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। यही ऐसे सीधे सीधे यूपीटीटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्विनाइन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे सिंकोना वृक्ष की छाल से। ठीक है, आजकल जो बीमारी फैली हुई है आपका, उस बीमारी में भी इसी दवा को दिया जा रहा था। ठीक है, बायोडीजल पौधा इसके पहले बता चुका हूं मैं, क्या नाम है? जेट्रोफा। इसको याद कर लीजिएगा, बायोडीजल पौधा जेट्रोफा। ठीक है, आगे ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपका यूपीटीईटी में आया हुआ है, सीधे सीधे। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किस चीज से? ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है,
महासागरों में सर्वाधिक लवण कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है। जल में, पौधे में जल का अधिग्रहण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है यूपीटीईटी में। पौधे में दो तरीके के बेसिकली ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है वो जल का अधिग्रहण करता है। क्या करता है? जाइलम जल का अधिग्रहण करता है। देखिए, जा से जाइलम और जा से जल, ऐसे याद कर लीजिए इसको, जाइलम जल, जाइलम जल, ऐसे। ठीक है, नदी में प्रदूषण स्तर की माप, ये भी यूपीटीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस लिखाए गए हैं सारे के सारे यूपीटीईटी में आए हुए हैं। नदी में प्रदूषण स्तर की माप किसके द्वारा होती है? बीओडी। बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पीएच वगैरह भी और देखा जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो आपका नदियों में प्रदूषण की स्तर को मापता है। ठीक है, आगे आ जाइए। विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत आसान, जवाब दीजिए 5 जून। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस याद कराने के लिए आपको। आगे, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? मैंने बताया था WWF। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। भारत में समुद्री कछुओं, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपीटीईटी में, 2-3 साल पहले का आया हुआ क्वेश्चन है ये। भारत में समुद्री कछुए में कौन सा समुद्री कछुआ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या नाम है उसका? ऑलिव रिडले। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको ढूंढने से ही मिलेगा। क्या नाम है कछुए का? ऑलिव रिडले। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये चैप्टर्स आपका क्या कहते हैं, वायुमंडल और इसका महत्व मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर ये आपको वीडियोस पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एजुकेशन ट्यूटोरियल्स है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।